नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत वीरगाथा काल, सामाजिक राजनीतिक साहित्यिक परिस्थितियां और रासो शब्द का नामकरण किस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ था, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये लेक्चर आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और क्रमबद्ध अध्ययन के अंतर्गत हमने टॉपिक 11 तक अपनी यात्रा पूरी कर ली है। उम्मीद है कि आप सभी इस चैनल के नाम से नोटबुक जरूर बना रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्रमबद्ध तरीके से कैसे पढ़ना है और इतिहास पढ़ने के साथ साथ अपने अंदर आलोचनात्मक विवेक किस तरीके से पैदा करना है, वो भी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप इस चैनल को किसी YouTube प्लेटफॉर्म की तरह न देखें, बल्कि इस तरीके से देखें कि आप एक प्रोफेसर से किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसकी क्लास कर रहे हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर आप नोट्स की बात करते हैं, तो नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स बनाना भी एक कला है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखिए कि लेक्चर के दौरान जो नई चीजें आपको मिल रही हैं, उनको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। हर चीज नोट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज नई है उसको नोट कर लीजिए, जो चीज ऑलरेडी आपके दिमाग में है उसको आप अपने दिमाग में रखिए, रिवीजन करते रहिए। तो आज का वीडियो लेक्चर इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर वीरगाथा काल कहा और वीरगाथा काल कहने का तर्क क्या रहा, कौन कौन सी परिस्थितियां रहीं, और ज्यादातर इस काल के अंतर्गत रासो साहित्य का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो रासो शब्द का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और ये शब्द आगे कैसे बढ़ता गया, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आपके पास हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ होगा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल शब्द बड़े ही मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है और इसका समय भी निर्धारित किया है, संवत 1050 से 1375। यानी अगर इसको हम ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ये अंक आपके सामने आएगा, 993 से लेकर 1318 ईस्वी। वीरगाथा काल का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकरण 3 के अंतर्गत किया है। जब मैंने प्रकरण 3 नाम लिया तो आपके दिलो दिमाग में ये चीज पहले ही आ चुकी होगी कि हमने शुरुआत में बताया था कि जो आदिकाल है वो कुल 4 प्रकरणों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको विभाजित किया है। यानी कि हम चींटी की चाल की तरह प्रकरण 3 तक पहुंच गए, यानी कि आदिकाल जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। जो विद्यार्थी इधर उधर भटक रहे होंगे उनके लिए मैं बस कोई शब्द नहीं कहूंगा, कहूंगा कि भटकिए मत, दिल लगाकर पढ़िए और किसी भी बिना पूर्वाग्रह के आप कंसंट्रेट होके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो यहाँ पर प्रकरण 3 के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का वर्णन किया हुआ है, जिसमें कि देश भाषा काव्य का भी जिक्र है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए 2-3 चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। ये सभी कभी न कभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि वीर गाथा काल किसने कहा, उसका समय क्या रहा है, किस प्रकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका जिक्र किया है या वर्णन किया है, या फिर देश भाषा काव्य का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकरण में किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। कहने के लिए आप देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पढ़ने का जो सही ढंग है, आप देख रहे हैं कि यहाँ से 4 प्रश्न आपके बन रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत के रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे विशल देवरासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले ही बता दिया कि जिन भी रासो साहित्यों का हम उल्लेख करते हैं उनमें ज्यादातर रासो साहित्य संदिग्ध अवस्था में है, मतलब कि प्रामाणिकता के संदेह में है। फिर भी साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन करना पड़ेगा, उतना ही से हमें संतोष करना पड़ता है। आगे वो लिखते हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जन साधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं
राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मुसरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य ही रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए बार बार इसमें शब्द आ रहा कि आ रहे होंगे, कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि जब वीरगाथा काल चल रहा था तो ऐसा नहीं है कि जो लोग प्राकृत भाषा के जानकार थे वही रचनाएं कर रहे थे, बल्कि जनसाधारण में भी व्याप्त जो बोली थी उसमें भी लोग गीत लिख रहे थे, दोहे लिख रहे थे और साथ में राजसभाओं में भी कवियों द्वारा रचनाएं की जा रही थी, कविताएं की जा रही थी और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किए जा रहे थे। तो लिख रहे हैं कि देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले अवश्य ही रहे होंगे। राजसभा में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्रायः दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद्य छप्पय में। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल में राजसभाओं में यानी राज दरबारों में जो भी गीत सुनाए जाते थे ज्यादातर नीति परक और श्रृंगार परक विषयों पर लिखे जाते थे और ये सभी दोहे छंद में थे। लेकिन जब वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, यहाँ पर अंतर ध्यान में रखना है कि जब नीति और श्रृंगार परक कविताएं लिखी जा रही थी तो उनका छंद दोहा था और जब वीर रस की कविताएं लिखी जा रही थी तो उनका छंद छप्पय था। तो आपको ध्यान में रखना है कि वीर गाथा काल में दो छंद ज्यादा फेमस थे, दोहा और छप्पय। अब ये दोनों छंद क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनको लेकर हमने हिंदी व्याकरण में विस्तार से चर्चा की है। छंद पर काफी मेहनत से हमने वीडियो बनाई है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं और मैं भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो मोटे तौर पर यह समझना आपको है कि जब राज दरबारों में कविताएं लिखी जा रही थी, दो तरीके की कविताएं लिखी जा रही थी। एक थी नीति और श्रृंगार परक और दूसरी कविताएं थी वीर, और दोनों के छंद अलग अलग थे। वो कौन कौन से छंद हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। कब उत्साहित किया जाएगा? जब अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, तब सामान्य व्यक्ति के अंदर भी उत्साह का भाव जागृत होता है। जैसे आज के दौर में अगर हम देखें तो आप लोगों के लिए उत्साह का भाव परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भरा जाता है कि आप में वो दम है, आप में वो क्षमता है, आप अच्छे से पढ़िए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। एक गाना है ना कि क्या तुम डर गए, 35 लाख फॉर्म भरे थे तो क्या मैं डर गया। इस तरीके से मैं कई बार रील्स देखता हूँ कि कोई किसी को डरा नहीं सकता, बल्कि उसके अंदर उत्साह का संचार अगर करे तो वह व्यक्ति सामान्य होते हुए भी उसमें वीर गाथा कालीन राजाओं की तरह उत्साह आ जाएगा। वो तुरंत अपने बेड पर बैठकर किताबें खोलेगा और पढ़ने लगेगा। वही काम अनुराग हिंदी एकेडमी भी करता है, लेकिन थोड़ा सा शांति के साथ, धैर्य के साथ हमारा प्रयास होता है कि आप में उत्साह का संचार किया जाए। तो उम्मीद है कि आप हिंदी साहित्य पढ़ते हुए केवल इसको बोरियत के दृष्टिकोण से मत पढ़िए, कहानी के दृष्टिकोण से पढ़िए, इसको आप मोटिवेशन के तौर पर लीजिए, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में और इस चैनल के प्रति जुड़ाव भी होगा। तो देखिए, ये कालखंड ऐसा है कि आपके अंदर मुझे उत्साह जगाने की भावना आ रही है, इसलिए कुछ चीजें बतानी पड़ रही हैं। यहाँ पर जितने भी कवि थे वो अपने राजाओं की अनूठी उक्तियों के साथ प्रशंसा करते थे, उनके शौर्य का करते थे, उनके पराक्रम का, उनके प्रताप का, कि आप जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। और जैसा इस तरीके से कोई कहेगा किसी को तो जाहिर सी बात है कि सामान्य मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी थोड़ी सी कंपन होने लगती है, वो उठने की कोशिश करता है। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में भी सुरक्षित रहती थीं और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। इन्हीं प्रवृत्तियों को देखकर बहुत सारे आलोचक, खासतौर से आप देखेंगे कि जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल भी कहा है। और ये तथ्य आपने कहीं न कहीं वन लाइनर किताबों में पढ़ा होगा और इस चैनल पर भी पहले पढ़ लिया होगा। लेकिन यही आप देख रहे हैं कि क्या नोट्स बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि आप तुरंत चारण काल लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि ग्रियर्सन ने कहा है।
अगर आपको पता है तो आपको नहीं लिखना है, और नहीं पता है तो अपने कॉपी में लिख लेना है। ये ऐसे ही नोट्स बनाना है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन लिंक करके चलते रहना है। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, लेकिन हमारे पास जितनी जानकारी है, अगर उन जानकारियों को भी गूगल की तरह हम एक जगह रख देते हैं, तो फिर सोने पर सुहागा होगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस समय राजसभाओं में, राज दरबारों में जो भी कविताएँ लिखी जा रही थी, उनको लोग सुरक्षित करके भी रखते थे, ठीक है? और साथ में कहीं-कहीं जो उत्तराधिकारी लोग थे, उनके पास भी उन रचनाओं को छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर-फार भी बहुत होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीरगाथा काल कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों वीरगाथा काल कहा, उसका तर्क आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि ऐसी रचनाएं जो अपने राजाओं के पराक्रम, शौर्य और प्रताप का अनूठी उक्तियों में वर्णन करते थे। उनको राजाओं ने संरक्षित किया, अपने उत्तराधिकारियों को भी दिया, और ये एक परंपरा चली, और इस परंपरा का नाम दिया गया भट्टाचारण। कई बार लोग कहते हैं, किसी की कोई प्रशंसा करता है तो लोग बोलते हैं कि क्या चारण गीत गा रहे हो। हालांकि इसको पॉजिटिव रूप में नहीं लिया जाता है, लेकिन वो दौर था। कई बार चारण गीत परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि किसका चारण करना पड़ता है। जिसको जिससे लाभ होगा उसका वो चारण करेगा, जिसको जिसका लाभ नहीं होगा उसकी वो आलोचना करेगा। तो यहाँ पर वीरगाथा काल में जब कवि राजसभाओं में रहा करते थे, तो उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय चारण के। तो ऐसी साहित्य परंपरा का संरक्षण किया गया, और उसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा हुआ है। देखने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रारंभिक काल यहाँ पर शब्द आया हुआ है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका प्रयोग किया है, लेकिन जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पूरा पढ़ लेंगे तो उन्होंने खासतौर से भूमिका में ही बताया है कि मैं अपने इतिहास को लिखने के पीछे किन किन किताबों का सहारा लिया हूँ या फिर आधार बनाया हूँ। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मैंने इसका जिक्र किया है, पुरानी वीडियो है, लेकिन उसको अगर आप आत्मीयता से देखेंगे तो किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से कम अच्छी वीडियो नहीं है। तो वहां पर मैंने बताया हुआ है कि कहाँ-कहाँ से स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिया हुआ है। तो प्रारंभिक काल तो मिश्र बंधुओं ने कह दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोर देकर कहा कि ये वीरगाथा काल कहा जा सकता है। आगे वो लिखते हैं कि भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े-बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। अब आपके दिमाग में थोड़ा-सा भारत का मैप आना चाहिए, और कहा जा रहा है कि ये जो हमले होते थे, मुसलमानों के हमले होते थे, वो पश्चिम में, तो पूरा विश्व का भी आना चाहिए। तो जैसे कि ईरान से मान लीजिए हमला हुआ, तो इस पश्चिमी इलाका ही भारत का ज़्यादातर प्रभावित रहा। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि इतिहास पढ़ते हुए आपको भारत का मैप भी ध्यान में रहना चाहिए। इससे ये पता चलना चाहिए कि आखिरकार आक्रमण किस एरिया से हुआ और कौन-सा एरिया प्रभावित हुआ, और वहाँ पर किस तरीके की परिस्थितियाँ निर्मित हुई, और जैसी परिस्थितियाँ रहती हैं, उसी तरीके का साहित्य रचा जाता है। तो शुक्ल जी ने लिखा कि भारत के इतिहास में यह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर-पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों ने, ये अगर हम मान लें तो ये पश्चिमी प्रांत है जो राजस्थान का इलाका है, या फिर पंजाब का इलाका, हरियाणा का इलाका है, गुजरात का भी इसमें शामिल कर सकते हैं। चूंकि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तो गुजरात में। तो कहने का मतलब है कि उत्तर पश्चिम से हमला हुआ तो यही एरिया इधर सबसे पहले पड़ा, तो प्रभावित रहा। तो वहां पर किसके साम्राज्य प्रतिष्ठित थे? वो थे हिंदुओं के बड़े-बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन का नाम आप जानते ही होंगे। इतिहास भी आपको ध्यान में रखना है। आगे लिखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहलवाड़ा आदि बड़ी-बड़ी राजधानियां उधर ही प्रतिष्ठित थीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि कन्नौज कहाँ है, तो तुरंत उत्तर प्रदेश का मानचित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। अजमेर कहाँ है, उसका दिमाग में आ जाना चाहिए।
मतलब ये पूरा एक लंबा जो भूभाग है जिसको हम पश्चिमी प्रांत कहते हैं। और भाषा विज्ञान जब आप पढ़ेंगे आधुनिक काल, तो उसमें संयुक्त प्रांत की बात की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को कभी संयुक्त प्रांत के तौर पर भी देखा जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश है, उसी से उत्तराखंड भी बन गया। तो ये उस दौर की बात की जा रही है, बहुत पुराना। अगर प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो वहां की बात है। ठीक है, तो कन्नौज हो गया, अजमेर हो गया, अनहलवाड़ा हो गया, ये बड़ी बड़ी राजधानियां थी। उधर की भाषा एक शिष्ट भाषा मानी जाती थी। अक्सर आपने देखा है कि जो भी भाषा राजधानियों में बोली जाती है, उसको हम शिष्ट भाषा यानी सभ्य भाषा के तौर पर मानते हैं। जैसे वर्तमान समय में दिल्ली के आसपास में जो भी भाषा बोली जाती है, उसी को मानक भाषा के तौर पर माना जाता है। कारण ये है कि सभी संसाधन वहां पर मौजूद हैं। मीडिया से लेकर जो तमाम चीजें हैं जो कि भाषा के विकास में काम करते हैं, वो मौजूद है वहां पर, और उसी को हम शिष्ट भाषा के रूप में मानते हैं। और कवि चारण आदि उसी भाषा में रचना करते थे, क्योंकि जो कवि थे या फिर चारण थे वो राजधानी में ही रहते थे, तो उस क्षेत्र का प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी दिखाई पड़ता है, उनकी भाषाओं पर दिखाई पड़ता है। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साहित्य की परिस्थितियां निर्भर कैसे करती हैं, भौगोलिक परिस्थितियों के ऊपर भी निर्भर करती हैं, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां मुख्य रूप से अपनी भूमिका को निभाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश से अंतर्हित हो गई थी, और खंड खंड होकर जो गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे, वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे। तो ये आप परिस्थितियां देख रहे हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहना पड़ा, क्योंकि उस समय का जो दौर था कि आपस में ही साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ाइयां होती थी। प्राचीन इतिहास में तो इसी तरीके का पूरा वर्णन दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो कहा गया कि साम्राज्य भावना, जिस तरीके से आज हम देश भावना, राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं, उस जमाने में जो छोटे छोटे खंड थे राजाओं के, वही उनके लिए देश थे, और उसी के विस्तार के लिए वो आपस में ही लड़ते थे। और बताया गया कि गहरवार, चौहान, चंदेल, परिहार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। ये जो यहाँ पर पश्चिम है, इधर वो सभी राज्य थे, और वो अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए आपस में लड़ते थे। जाहिर सी बात है कि लड़ाई क्यों होती है, उसका कारण होता है, जिसमें होता है प्रभाव की वृद्धि। कहीं भी आप देखेंगे लड़ाई का जो मुख्य कारण होता है, वो किसी पर वर्चस्व जब कोई स्थापित करना चाहता है, किसी पर अधिकार जमाना चाहता है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि विरोध होता है, लड़ाई होती है। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। जैसे आज भी आप देखेंगे इनडायरेक्टली, आप देखेंगे कि आजकल ऑनलाइन भी लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा अलग अलग जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो टीचर्स में लड़ाई होने लगती है कि ये मेरे यहाँ का टॉपर है, वो मेरे यहाँ का टॉपर है। जबकि मैं मानता हूँ कि किसी भी सफलता में सामूहिक प्रयास होता है। कोई सफल व्यक्ति भले किसी दबाव में बोले कि मैं फला जगह से पढ़ा, मैं ढेका जगह से पढ़ा, लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा सबका उसमें लिया हो। तो आदि काल में यानी वीर गाथा काल के समय में आप देखेंगे कि लड़ाई कई बार बिना कारण के भी होती थी, बस अभ्यास के लिए, कि लोगों को पता चले कि शौर्य प्रदर्शन मतलब दिखाने के लिए कि मैं इतना ताकतवर हूं, और ऐसे ही ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। आप देख रहे हैं दो तरीके से, एक तो भारत बाहरी आक्रमण से प्रभावित था, और दूसरा अंतः कलह से। अब आपके दिमाग में पूरा वो आदिकाल का समय बैठना शुरू हो गया होगा कि किस परिस्थिति में वीर गाथा कालीन साहित्य लिखे गए। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। प्रिय विद्यार्थियों, आप जरूर कमेंट्स करिएगा। मैं जितना भी जानता हूं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अगर किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, किसी बड़े राज्य विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, तो आप वहां पर क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, और जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को भी आप समझेंगे, और हो सकता है कि तर्क वितर्क भी करें, तो लगे कि हमने अनुराग हिंदी एकेडमी में जो कुछ पढ़ा है वो आज काम में आ रहा है। पढ़ाने के लिए बहुत लोग आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा मेरा इंटेंशन देखिए, मेरी तन्मयता देखिए। कई बार खुद से मोटिवेट होना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ चीजें आप सभी के सामने में रख रहा हूं, क्योंकि ये कालखंड वैसा ही है।
भक्ति काल आप पढ़ेंगे तो वहां कुछ और रूप दिखाई दे सकता है, रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर कोई और रूप दिखाई पड़ता है। क्योंकि वीर गाथा काल को जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि कई बार परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि साहित्य किस दिशा में जाएगा और परिस्थितियां किसको प्रभावित नहीं करती हैं। कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो चीज आप ध्यान में रखिए कि भारत बाहरी आक्रमण से और अंतर कलह दोनों से प्रभावित था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, और जो चीज लिखते हैं वो आगे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लिखते हैं कि जिस समय से हमारे साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। यानी कि जब हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ, मुख्य तौर से देखा जाए, ठीक है, अभ्युदय हुआ, तो वो समय सामान्य समय नहीं था, बल्कि लड़ाई भिड़ाई का समय था और वीरता के गौरव का समय था। और जितनी भी बातें थी, नीति, श्रृंगार, प्रेम, ये सभी बातें पीछे थी, यानी गौण थी। मुख्य क्या था? लड़ाई भिड़ाई का समय था, युद्ध का उस समय समय था। तो ये देखिए कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यदि आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये बात कितनी सही है। ठीक है, आगे वो लिखते हैं कि महमूद गजनवी के लौटने के पीछे गजनवी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपुताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारा गया था। अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्णोराज यानी आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो अना सागर कहलाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आक्रमणों को झेलने के बाद जो वहां पर राजपूत शासक थे उन्होंने क्या क्या करवाया, ये सारी चीजें आपने देखा। एक आपके लिए जीएस का क्वेश्चन है कि अजमेर किसने बसाया, जिसका नाम है अजय देव ने। तो लगातार आप देख रहे हैं कि अजय देव का जो शासन काल रहा है, सिर्फ अजय देव नहीं बल्कि उनके पुत्र अर्णोराज भी मुसलमानों का सामना किए और कई जगहों पर उन्हें जीत भी हासिल की। तो ये देख रहे हैं कि कैसे परिस्थितियां निर्भर कर रही हैं कि वो दौर जो था वो लड़ाई भिड़ाई का दौर था, सामान्य दौर नहीं था। जिस तरीके से आज हम शांति के साथ हैं, शायद उस समय वो दौर शांति वाला नहीं था। राजा आपस में ही लड़ते थे और बाहरी आक्रमणों का भी सामना करते थे। अब जो तथ्य है आगे उस पर आप देखेंगे कि जो अर्णोराज है यानी आना के पुत्र विशल देव, अर्णोराज अजय देव पर रचनाएं तो नहीं दिखाई पड़ती हैं, लेकिन विशल देव जिनका नाम है विग्रह राज चतुर्थ, ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि विशल देव रासो जो काव्य लिखा गया है और उसमें किस राजा का जिक्र है। तो ऑप्शन में रहता है विग्रह राज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि विशल देव यानी विग्रह राज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर विशल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए विशल देव के विक्रम संवत 1220 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गोरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई संवत 1247 के पहले भी गोरियों की सेना ने नाड़ौल पर धावा किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपुताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। ये देखिए यहाँ पर हमीर देव हमीर रासों से इनका संबंध था, जिसमें जज्जल कवि की चर्चा हम पिछले वीडियो लेक्चर में किए हुए थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिस पृथ्वीराज चौहान को हम जानते हैं वो कहीं न कहीं महाराज हमीर देव के वंश परंपरा से जुड़े हुए थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार उन्हें हराया।
सारांश यह कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। जिस लड़ाई को आज भी कई बार हम देखते हैं कि हिंदू खतरे में है या फिर स्वतंत्र नहीं है या फिर उनके ऊपर खतरा है, आदिकाल में भी आप देखते हैं उसी तरीके का कुछ माहौल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर आजादी के लिए ही लड़ते रहे। तो इस दौर में अगर कोई कवि वीर गाथा काल यानी वीर रस से युक्त कविताएं नहीं लिखेगा तो किस तरीके की कविताएं लिखेगा? तो इसीलिए इस प्रवृत्ति का ज्यादा प्रभाव इस कालखंड में पड़ता है। आगे लिखते हैं कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। उस जमाने में लाखों रुपए की बात की जा रही है, आज के हिसाब से तो अरबों रुपए रही होंगी। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके जितने भी कवि थे वो लाखों रुपए पाते थे। वो समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या, हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। किस तरीके के कवि सम्मान पाते थे? जो पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान ढीला पड़ गया था। कोई अगर अपने ज्ञान के आधार पर पुरस्कार जो पाता था वो अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया था। उसके जगह पर क्या आ गया था कि भाट और चारण प्रशंसा की जा रही थी राजा के पराक्रम की, उसके विजय की, उसके वो किसी अगर स्त्री को पसंद कर लिया है उसके हरण को लेकर, ठीक है, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाता था। तब जाकर रण क्षेत्र में यानी युद्ध भूमि में वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे उठती थी और वो जाकर लड़ाई करता था। इस एवज में कवियों को सम्मान मिलता था, वही कवि वहां पर सम्मान पाते थे। आगे लिखते हैं कि इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूपों में पाते हैं, मुक्तक के रूप में भी और प्रबंध के रूप में भी। आपके ध्यान में आना चाहिए, अभी भी मुक्तक कविताओं की बात होती है, प्रबंध कविताओं की बात होती है। ये मुक्तक अब इसको आप खंड काव्य के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दावली में, और प्रबंध को आप महाकाव्य के तौर पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मुक्तक और प्रबंध को देखकर आपको बहुत परेशान नहीं होना कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। आदिकाल यानी वीर गाथा काल में मुख्य रूप से कविताओं के दो रूप दिखाई पड़ते थे, या तो मुक्तक के रूप में जो खंड काव्य के तौर पर थे, या तो प्रबंध के रूप में जो कि महाकाव्य के तौर पर थे। इसीलिए कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस टाइप का काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? विशलदेव रासो किस का टाइप का काव्य है? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आधुनिक काल में भी ये रूप आपको दिखाई पड़ जाते हैं। तो उस समय दो तरीके की रचनाएं लिखी जा रही थी जिनका की उल्लेख हमने कर दिया है। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंधों का काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी था। यानी कि यूरोप में भी जो भी वीर गाथाओं पर आधारित कविताएं लिखी गई उनमें ज्यादातर युद्ध और प्रेम की बात की जाती रही। एक रचना आपने पढ़ा होगा, वार एंड पीस। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि वार एंड पीस किसकी रचना है। जो हमारे गंभीर विद्यार्थी होंगे वो कमेंट्स करेंगे और जिनको इसकी जानकारी नहीं होगी वो नीचे कमेंट्स जाकर जरूर देखेंगे। तो यूरोप में वीर गाथाएं जब लिखी जा रही थी तो उसके केंद्र में थी युद्ध और प्रेम की भावना, और वैसे ही भारत में भी थी। तो ये कथन आपको ध्यान में रखना है। में भी ये पूछा जा सकता है कि किसका कथन है। अब युद्ध और प्रेम का भाव कैसे था? किसी राजा की कन्या के रूप का संवाद पाकर दल बल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। अब जितनी भी महिलाएं यहाँ पर विद्यार्थी के तौर पर जुड़ी होंगी, आप वो कल्पना करें कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी। अगर कोई महिला सुंदर है, उस समय सुंदर होना भी एक तरीके से खतरे में अपने को रखना था, और आज भी इस तरीके की चीजें आप देखते होंगे। तो वहां पर कोई राजा किसी राजा की कन्या के बारे में सुना, उसके रूप सौंदर्य का वर्णन सुना कहीं, तो वो उसके लिए चढ़ाई करने लगता था, जाता था और उसको हर कर लाता था। और इसी में कहा जाता था
कि ये बहुत वीर पुरुष है। हालांकि आज ये बहुत ज्यादा उस तरीके का प्रासंगिक नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आदिकाल में ये गौरव का माना जाता था, अभिमान का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में। यहाँ पर कहा जाए तो जिस तरीके से जो कवि थे, राजा की के पराक्रम की, उसके प्रताप की, उसके शौर्य की चर्चा करते थे, तो उसके अंदर वीर का भाव उत्पन्न होता था, वीर रस का। और कवियों ने यहाँ पर किसी कन्या के बारे में अगर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया श्रृंगार रस में, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी स्त्री का आप बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करेंगे, उसके रूप सौंदर्य का, उसके गुण का, तो कोई सामान्य व्यक्ति भी रहेगा तो उसके मन में एक प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। और अगर वो ताकतवर है, खासतौर से अगर राजा की कैटेगरी में है, तो एक बार चाहेगा भी। इस तरीके कई बार आपने नेताओं इत्यादि को देखा भी होगा। कहने की कोई बात यहाँ पर नहीं है, ताकतवर लोग किसी भी चीज को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं या अधिकार जमा सकते हैं। तो आपको आदिकाल पढ़ना है, लेकिन उस दौर को और आज के दौर को थोड़ा जोड़ के देखना है कि आखिरकार हम क्यों हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर इन रचनाओं को क्यों पढ़ रहे हैं। केवल परीक्षा को पास करने के लिए नहीं, बल्कि चीजों को समझने के लिए भी। तो कारण यही था कि उस समय महिलाओं के सौंदर्य का वर्णन श्रृंगार रस में किया जाता था। तो श्रृंगार के भी कुछ आप ग्रंथ देखेंगे, लेकिन एक गौण रूप में थे। प्रधान रस कौन था? प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख न कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। और आपने पढ़ा होगा कि चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत है, उस युद्ध के केंद्र में कहीं न कहीं स्त्री कारण के रूप में रही है। इस चीज को आपने भी महसूस किया होगा। और आदिकाल में भी इन सारी चीजों को आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर राजनीतिक कारण भी रहते थे, तो भी कहीं न कहीं उसमें स्त्री को जोड़ दिया जाता था। जैसे शहाबुद्दीन के यहाँ एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। ठीक है। जैसे संयोगिता स्वयंवर, हमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी। यानी कि एक तरफ इतिहास है और दूसरी तरफ क्या है? कल्पना है। और इन दोनों का समावेश आप आदिकाल में देखेंगे। ये प्रवृत्ति के तौर पर सवाल पूछा जा सकता है कि आदिकाल में इतिहास और कल्पना का समावेश कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात तो हो रही इतिहास की, लेकिन कवियों ने कुछ काल्पनिक घटनाओं को भी इसमें शामिल किया हुआ है। आगे हम बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूपों में और वीर गीतों के रूप में। तो यहाँ पर वीर गाथाएं आपको ध्यान में रखना है कि एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को भले जाली ग्रंथ कहा है, लेकिन अगर महाकाव्यत्व के प्रतिमान पर उसको कसा जाए, उसको रखा जाए, तो वो हिंदी का पहला महाकाव्य ठहरा जा सकता है। लेकिन इतिहास और कल्पना के आधार पर उसको संदिग्ध माना गया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने उसको जारी कर दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये कैसे, उसी को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है और इसी को जाली भी कहा जाता है। तो जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तब उस चीज को समझ पाएंगे। आप हवा हवाई में वन लाइनर किताबों के माध्यम से और जल्दीबाजी में कोचिंग टीचर्स से पढ़ेंगे, तो फिर आपके कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाएंगे और जीवन भर आपके कोने में रहेगा कि ये कैसे रहा। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी आपके मन में रहेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गलत लिखा है। यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखना है कि वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती थी, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और दूसरे वीर गीतों के बैलेट्स के रूप में दिखाई पड़ती थी, जिसको कि हम श्रृंगार परक या मुक्तक के रूप में भी उसको देख सकते हैं। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं, वह पृथ्वीराज रासो है, जिसका कि जिक्र हमने किया था अभी। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो मिलती है। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आप पहले से जानते होंगे तो मत नोट कीजिए, और नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिए कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक विसल देव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है। वही आल्हा खंड जो परमाल रासो है, वो किस ऋतु में गाया जाता है, ये आपके लिए दूसरा होमवर्क है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि विसल देव रासो वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक है। और ये पुस्तक केवल पुस्तक के रूप में नहीं थी, बल्कि उस समय का जो जनमानस था
उसके बीच में भी ये चली गई थी। लोग इसके गीतों को गाते थे और जब किसी चीज को गाया जाता है तो इसके भाषा के मूल रूप में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, उसमें कुछ जोड़ घटाव हो जाता है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया आल्हा, जिसके गाने वाले प्राय समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। मुझे नहीं पता है कि हमें से कितने लोगों ने आल्हा को सुना है। मुझे बचपन में ही ऐसा लगता है कि बहुत सारी घटनाएं बचपन में ही घटी और दोबारा उनको देखने का मौका नहीं मिला। बचपन में हमारे गांव में एक नट जाति के व्यक्ति थे, वो आते थे और आल्हा सुनाते थे और उसको भी लोग भाव विभोर होकर सुनते थे। कई बार उसमें वीर रस का भाव जागृत हो जाता था, कई बार श्रृंगार का। तब मुझे नहीं पता था कि मैं हिंदी का प्रोफेसर बनूंगा और इस तरीके से अपने विद्यार्थियों को बताऊंगा। तो आप लोगों ने भी इसका अनुभव किया होगा, एहसास किया होगा। ठीक वैसे ही जैसे योगियों के संदर्भ में मैंने चर्चा की थी कि गांव में पहले योगी आते थे, तो कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि जी हमारे गांव में आते थे और अभी भी कई जगहों पर आते थे। तो आल्हा भी पहले लोग गाते थे। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे कम होती गई हैं, इसीलिए हिंदी साहित्य क्या हो रहा है, दुरू हो रहा है, पढ़ने में समझ में नहीं आता है। तो जो भी तथ्य थे उनको ध्यान में रख लीजिए। और आखिर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर विशल देव रासों में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जिस रासो शब्द की बात हम कर रहे हैं, उसका जिक्र, उस शब्द का अर्थ किस रचना में प्रस्तुत किया गया है, वो है विशल देव रासो। उसमें इसका अर्थ बताया गया रसायन, और इसी से रामचंद्र शुक्ल भी सहमत हैं और उन्होंने भी कहा कि हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने सोचा कि ये तथ्य क्लियर हो जाए कि आखिरकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा, उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, क्यों वीरगाथात्मक कविताएं लिखनी पड़ी और वीरगाथात्मक कविताएं किन दो रूपों में लिखी जा रही थी, उनकी चर्चा हमने की। और जो रासो काव्य है, इसमें रासो शब्द का अर्थ किस पुस्तक में सबसे पहले आया और रामचंद्र शुक्ल ने भी उस अर्थ को किस शब्द से जोड़ा हुआ है। तो सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होंगी। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।